आज इटखोरी प्रखंड के बूथ संख्या 228 पर बूथ स्तरीय अभियान चलाया गया। मेरी माटी मेरा देश बूथ स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रदीप कुमार सिंह उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश के प्रत्येक प्रदेश में हर स्तर पर चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष देव कुमार सिंह, जिला महामंत्री मृत्युंजय सिंह, जिला मंत्री सतीश सिंह, पूर्व विधायक प्रत्याशी सुजीत भारती, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र राम, सुधीर राय, विधायक प्रतिनिधि निरंजन सिंह, रतन शर्मा, राजकुमार सिंह, ओबीसी मोर्चा प्रखंड उपाध्यक्ष श्रीराम चौरेशे समेत कई अन्य के भाजपा कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। इटखोरी से संवाददाता अखिलेश पांडे की रिपोर्ट। आएंगे वो अतिथिगण हम आस है लगाए। इस सेमिनार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हार्दिक होता है। पृथ्वी क्या करती है कि दिन में सूर्य से अपना ऊर्जा को ग्रहण करती है और रात में क्या करती है, वो छोड़ती है, उत्सर्जित करती है। और उत्सर्जित करने के दौरान क्या होता है कि हमारे वायुमंडल में कुछ ऐसे गैसें पाई जाती हैं कि इन गैसों को इन ऊर्जा को, इन रेडिएशन को ट्रैप कर लेती है, जिसमें आपका है CO2 जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, उसके बाद मीथेन है, आपका फिर नाइट्रस की ऑक्साइड है, उसके बाद आपका CFC गैस है, इसके अलावे आपका HFC गैस है। इसके अलावे अन्य जहरीली गैसें हैं जो क्या करती हैं कि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है पृथ्वी से, उसको ये गैसें ट्रैप कर लेती हैं। और ये गैसें जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये गैसें जो है सो पृथ्वी में जीवन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। हालांकि लोग बोलते हैं कि ग्रीन हाउस गैस जो है पृथ्वी के लिए अभिशाप है, लेकिन ये गैसें जो है पृथ्वी में जीवन के लिए उत्तरदायी है। अगर सबों ने बताया, लेकिन हमें एक पॉइंट पर बहुत जोर देना होगा, समस्या का समाधान पर फोकस करना होगा। शास्त्रों में कहा गया है, चितजल पाप गगन समीरा पंच तत्व यह बना शरीरा। 5 तत्वों से यह हमारा शरीर बना है और दुर्भाग्यवश हम इन्हीं 5 तत्वों का अतिक्रमण कर रहे हैं। इसका कारण लोग बहुत बताते हैं, लेकिन मेरा यह विचार है कि इसका सबसे प्रमुख कारण जनसंख्या की वृद्धि है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस धरती का 3 भाग जल से भरा हुआ है और 1 भाग जो है स्थल है, धरती है, जिस पर हम लोग टिके हैं। अब इसके अंदर भी झील हैं, झरने हैं, पहाड़ी हैं, जंगल है, खेत है, खलिहान है, घर है, द्वार है, फैक्ट्री है, सारी चीज़ें हैं। अभी कहा गया कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण औद्योगिकरण है और कारखाने खुल रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, पहाड़ों को धांसा जा रहा है, नदियों का दिशा बदला जा रहा है। आखिर जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या को आप एडजस्ट कैसे करेंगे? बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि आपको ज़्यादा स्कूल खोलने पड़ेंगे, ज़्यादा कॉलेज खोलने पड़ेंगे। बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी, उनको समय कम होगा, तो ज़रूरी है कि उनके लिए आपको वाहन का प्रबंध करना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन बातों पर गौर करते हुए मैं तो कहूँगा कि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए तो बहुत हद तक हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रीन हाउस में जो गैसें होते हैं, जो CO2
FCS कैसे जो हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए आजाद है। ग्लोबल वार्मिंग वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस जैसे मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्लोरोफ्लोरो गैस, ये सब बढ़ते के कारण पृथ्वी में औसत तापमान वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अगर इस वजह से अगर हम देखा जाए तो वायुमंडल में अगर हम देखा जाए तो जब हम अपने आसपास देखते हैं, अगर हम अपने आसपास देख रहे हैं कि हमारे आज का मौसम कैसा है, जिससे जलवायु का प्रभाव पड़ता है। आजकल का मौसम पहले 1990 ईस्वी में हमारे जलवायु की जो गर्मी थी इतनी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान होने वाली बढ़ोतरी ग्लोबल वार्मिंग है। आज हमारे संसार में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है इतना, जैसे पूरी पृथ्वी, जैसे हम अपने घर को एक तरह से साफ सफाई देखभाल करते हैं, वैसे हम लोग को खुद में अपना होना चाहिए कि हम अपने भारत को एक अपना घर माने और उनकी सुरक्षा का एक हिस्सा बने, ताकि जैसे हम अपना औसतन तापमान का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग मुख्य रूप से मानव प्रेरक कारकों के कारण होता है। औद्योगिकरण में ग्रीन हाउस गैसों का अनियंत्रित उत्सर्जन तथा जीवाश्म ईंधन का जलना ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में सूर्य की गर्मी को वापस जाने से रोकता है। यह एक प्रकार के प्रभाव है जिसे ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। मुख्य अतिथि 1991 में जब जिनेवा में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो उस समय इस विषय पर वैश्विक समुदाय ने गंभीर चिंता व्यक्त की थी। और चिंता होगी क्यों नहीं। 1885 से लेकर के 2023 तक में जिस रफ्तार में वैश्विक तापांतर देखने को मिलता है, यह वास्तव में चिंता का विषय है। मानव ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी पर रहने वाले कई जीव जंतु हैं जिनका जीवन और उनका अस्तित्व संकटमय परिस्थितियों से घिर गया है। जितना नुकसान विभिन्न प्रकार के बमों के निर्माण से नहीं हो सकता है, उतना नुकसान इस वैश्विक तापमान से होगा। आज विश्व के विभिन्न देश युद्ध की आकांक्षा और लिप्सा में संलिप्त होकर हथियारों की होड़ में दौड़ पड़े हैं। उन्हें क्या पता है कि प्रकृति के साथ उन्होंने जो छेड़छाड़ की है, प्रकृति के साथ जो उन्होंने क्रूर मजाक किया है, उसका प्रभाव मानव ही नहीं बल्कि विश्व के समस्त प्राणियों के लिए संकटमय परिस्थितियों को उत्पन्न कर दिया है। 1885 में जो सर्वे किया गया था, तो उस समय तापांतर 1.8 था, और जब 1900 ईस्वी में आया तो अनवरत वृद्धि होते होते आज 21वीं सदी में 2023 में 1.80 पहुंच गया। विश्व में सबसे अधिक ठंडा प्रदेश भी इस तापांतर से प्रभावित हुआ। हमारे एशिया महादेश में साइबेरिया है। साइबेरिया में बर्फो यांस नामक एक जगह है जहाँ 65.50 सेल्सियस
तापांतर रिकॉर्ड किया गया, जो अब तक का वैश्विक तापांतर सर्वाधिक है। इसका प्रभाव क्या होगा? ओजोन परत के क्षेत्र में वृद्धि होगी और वृद्धि होने से सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएंगे, जिसका प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों अत्यधिक उत्सर्जन से पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग और भूमंडलीय तापमान कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में फैलकर विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है और धरती के तापमान को ठंडा बनाए रखने का कार्य करती है। परंतु जब कारखानों एवं वाहनों से वायुमंडल में जो धुएं जाते, इसी घटना को भूमंडलीय तापमान कहते हैं। ग्रीन हाउस घटना से ही भूमंडलीय तापमान, इसमें सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। भूमंडलीय तापमान पृथ्वी के वातावरण के समक्ष वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। डॉक्टर रविंद्र सिंह के अनुसार मुख्य रूप से मानव जनित कारणों के भूमंडलीय विकिरण संतुलन में परिवर्तन तथा उसके कारण स्थानीय, प्रादेशिक तथा वैश्विक स्तर पर जलवायु में परिवर्तन होना है। ग्लोबल वार्मिंग है क्या, कैसे होता है और इसका प्रभाव पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। सबसे पहले आप अर्थ के समझिए। आपके ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में ग्लोब मौजूद होगा। अर्थ को वो सिंबल देता है। अब उस अर्थ के बदले ग्लोब का प्रयोग होता है ना। ये अर्थ जहाँ तक हमारा अपना ख्याल है, जहाँ तक है कि 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। दो गति इसके पास है, एक दैनिक गति और दूसरा वार्षिक गति। दैनिक गति से रात और वार्षिक गति से मौसम। अब इस पृथ्वी को अगर इक्वेटर पर ले जाएं और फिर बाकी हिस्सों में बांटें तो शीत उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध है। यहाँ तक हम लोग आ गए। अब आप ये देखें कि अभी मामला उठा कि ग्लोबल वार्मिंग है, यही कहना है हम लोग को, और ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस पर तो हम फोकस करेंगे ही, लेकिन ग्रीन हाउस कितना रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, इसको इफेक्ट करते हैं। पहली बात है, ग्रीन हाउस में कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस और इसका यूज। ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और मीथेन है ना। हाँ, मीथेन का फार्मूला जहाँ तक हमको याद है CH4 है। और जलवायु, ये सॉरी, वायु के मंडल के कण है। अब देखिए, जो एटमॉस्फेयर लेवल है हवा का, कई लेवल है। इसमें एक याद रखिए, हम तीन मिलेंगे। एक है ओजोन लेवल, है ना। अब धरती को हीट कौन करता है? सूरज। जब सूरज निकलता है तो ज़मीन गर्म होती है। तो सूरज की रोशनी कितने मिनट पहुँचती है? 8 पहुँचती है ना। वो एट फर्स्ट वो धरती को गर्म करती है।